हे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतलिल एजुकेशन। हम बात करने वाले हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन आप जैसे ही एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, या तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आपके सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन टू पार्ट्स में देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट को, कि कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या हिस्ट्री होती है, ठीक है, एग्जाम में हमें किस तरीके से पॉइंट वाइज याद करना चाहिए। और साथ ही अगर आपको एलएलबी क्लासेस चाहिए तो ये उसकी डेमो वीडियो भी है, कि आप एलएलबी क्लासेस में आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल इसी वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली यूट्यूब पे जितनी भी अपडेट्स हैं आपको यही प्रोवाइड होते रहें। साथ ही आपको बता दें कि जो ये इस क्लास का पीडीएफ है, पढ़ने के बाद आपको कहाँ मिलेगा, ऐप पे। ठीक है, पर पहले इसको समझना, तभी वो पीडीएफ भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो पीडीएफ में नहीं मिलती हैं। ओनली जितना हम आपको पीडीएफ में सिर्फ नोट डाउन है वही मिलेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें समझाई जाएंगी वो आपको खुद को नोट करनी होगी। और अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए, ठीक है, डेली बेसिस लीगल अपडेट्स और लीगल जो जॉब से रिलेटेड अपडेट, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप कोटपुतली लॉ एजुकेशन डाउनलोड करना होगा, और वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे फिर आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो चलिए अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कोटपुतली लॉ एजुकेशन जो टेलीग्राम ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे अपडेट्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी की बाकी जो भी डिटेल्स मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान विधि। अब यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, वो सेमेस्टर की वजह से इसको टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, हिस्ट्री मींस उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसको हम बोलते हैं संविधान सभा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्लास स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का इन 5 सब्जेक्ट्स के कोर्स चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, हिंदू लॉ और लीगल इंग्लिश, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डाउनलोड द कोटपुतली लॉ एजुकेशन ऐप। कोटपुतली लॉ एजुकेशन ऐप है, ठीक है, कोटपुतली एजुकेशन नहीं, लॉ है बीच में। और इसमें आपको एंड्रॉइड पे और आईओएस लिंक दोनों पे अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट अगर कोर्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है, बाकी तो इसमें मैं अभी आपको बताऊंगी इस कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर आपको मान लो कोई सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक्स पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लास नोट्स रहेंगे, और वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी सिखाई जाएगी। और ये 5 सब्जेक्ट्स के जो क्लासेस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट जो जितनी भी चीज़ें रहेंगी, टॉपिक्स रहेंगी, वो भी सब इसमें। एलएलबी में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तभी नंबर मिलते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो आपको आज ही ये डाउनलोड कर लेना है। कोई डिटेल चाहिए तो यहाँ पे, बाकी ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए देखिए, ये है कुछ एक्ट्स के बारे में, बट हम यहाँ पे पहले समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक छोटी सी चीज के बारे में। देखो, ये कब का टाइम है, 1950 और 1947 के जो पहले का, ये तो है बिफोर, और ये है आफ्टर। मतलब ये पूर्व का और ये क्या है, बाद का। अब यहाँ पे समझो क्या होता था, देखो, और इससे भी यहाँ पे समझे कि 1600 जो ईस्वी चल रही थी, उससे भी पहले क्या होता था, यहाँ पे मुगल पीरियड चल रहा था। और इससे भी पहले क्या था, एंशियंट टाइम था, मिडाइवल था, फिर मॉडर्न था, ऐसे रहा है। तो जो यहाँ पे ये टाइम चल रहा था,
ठीक है, ये सारा जो टाइम चल रहा था उसमें क्या था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। वहां पे क्या होता था, तो वहां पे आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, बट यहाँ पे हिस्ट्री जो है थोड़ी जो लीगल हिस्ट्री है वो हमारे काम आती है। एक सब्जेक्ट भी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन लीगल हिस्ट्री का, तो वो वहां पे काम आएगा, तो यहीं पे ही समझ के चल जाओ, वहां पे दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो, ये जो टाइम चल रहा था, आप बहुत बार देखते होंगे, अकबर था, ठीक है, शाहजहां था, ताजमहल जिसने बनवाया, और बाकी फिर जितने भी हम बोले विदेशी आक्रांता, और जितने भी हमारे हिंदू जो रूलर्स थे, ठीक है, वो अपने अपना, जैसे मान लो ये एरिया मेरा है, सपोज दैट मैं अकबर हूँ, और आप क्या है यहाँ पे, महाराणा प्रताप। ठीक है, अब आपने अपना जो एरिया है और ये इनका एरिया है, ठीक है, सिर्फ मैं एक मजाक के पर्पज से बता रही हूँ, मतलब समझाने के पर्पज से, बाकी ऐसा कोई कोई अकबर नहीं है ना कोई महाराणा प्रताप। ठीक है, तो इस बात को गलत मत लेना। यहाँ पे समझो अब चीज को, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो दो है, इसकी जो थी इतनी प्रॉपर्टी, मतलब इतना इसका राज था और इसका इतना राज था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या किया कि भाई ये अपने इस पे रूल चलाते थे और ये अपने रूल चलाते थे, मतलब इनका अपना ही संविधान था कि भाई कैसे क्या क्या काम होगा, हर चीज का अपना ही एक रूल था। ठीक है, अब जब यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी आ गई तो इन्होंने अपने एक्ट चलाने लग गए। ठीक है, सबसे मेन तो 1773 का एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी आ गई, मतलब विदेशी जो थे लोग वो आ गए, इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स, इन्होंने अपने लॉ चालू कर दिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो भारत है वो अधीन हो गया किसके, अंग्रेजों के। अब यहाँ पे ये जो ये वाला पीरियड है, ये क्यों मैंने बोला अभी वो भी मैं आपको समझाऊंगी, पर पहले हमें कुछ चीज समझनी पड़ेगी। अब वो कौन से एक्ट्स थे, वो उन एक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अब अभी हम कहाँ पे, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं, जो अभी मैंने ये बताया ना कि ब्रिटिशर्स ने अपने अपने एक्ट ही बना डाले, वो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एक्ट था वो तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इनमें क्या हुआ था, देखो बाकी बहुत डिटेल्स में समझने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये एग्जाम में अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट क्यों आया था। वो देखिए, फर्स्ट लॉ रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैंने कंपनी का नाम लिया था ना वो यहाँ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने वाला जो ये था, ये पहला एक लॉ आया था 1773 में। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भाई जो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे, उनको फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर वॉज क्रिएटेड। और यहाँ पे और क्या क्या बात हुई इंपॉर्टेंट, वो चीज देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो भी 4 मेंबर्स की बनाई गई, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं, कार्यकारी परिषद। ठीक है, वो भी 4 मेंबर्स की बनाई गई। और जो हम आज सुप्रीम कोर्ट देखते हैं वो 1773 में भी बना था एक, वो चीज यहाँ पे, वो कहाँ बना था, कैलकाटा, मतलब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भी अगर आप 1773 में नॉर्मल 2 लाइन लिख दिए ना, ये वाली चीज, तो भी आपका बहुत सही, मतलब एक पॉइंट पे जाएगा कि 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया। कंपनी जो क्या थी, ऑफिशियल वर ब्रॉट अंडर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कंपनी अधिकारियों को संसद के नियंत्रण में लेके आए। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिशर कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश संवैधानिक प्रशासन की शुरुआत हो गई, मतलब 1773 से शुरुआत हो चुकी। अभी बहुत सारे एक्ट्स हैं, इन्होंने बहुत सारे एक्ट्स बनाए थे। अब उन एक्ट्स को हमने एक एक्ट समझ लिया, मतलब इन्होंने, इसका मतलब क्या समझ में आया कि हमने इनका जो रूल है वो बनने लग गया था, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहाँ पे एक शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि 1946 में एक आया कैबिनेट मिशन। देखो, यहाँ पे एक चीज समझना कि जब ये लोग बार बार अपने चार्टर एक्ट्स आया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है, और ये चेम्सफोर्ड के काफी सारे एक्ट्स आए थे।
उसमें क्या हुआ था कि बार बार ये रूल चेंज करते, और जो इंडिया के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि हमें फ्रीडम मिले। ठीक है, हमें क्या मिले, फ्रीडम, कि भाई हम जो है यहाँ पे गुलाम नहीं रहना चाहते। तो एक 19 इससे पहले भी कई जो यहाँ पे आए थे, ठीक है, साइमन कमीशन का भी एक्ट आया था, बट यहाँ 1946 में एक आया कैबिनेट मिशन का। यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था कि जो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये इंडिया है इसको टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हमारा इंडिया है। तो ये जो यहाँ पे ये मांग थी किसकी, जिन्ना, कि भाई मेरे को जो है यहाँ पे अलग से एक मुस्लिम कंट्री दी जाए जिसमें मुस्लिम्स रहेंगे, बट हाँ यहाँ पे बाउंडेशन नहीं थी, जिसको जहाँ रहना है वो रहिए। ठीक है, तो कुछ लोग वहां चले गए थे, अभी भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो है, और यहाँ पे जो इनको इंडिया में रहना है वो भैया यहीं पे ही रहो, तो यहाँ पे भी है मुस्लिम्स, ऐसा कोई नहीं है। और ये वैसे भी इंडिया क्या है, सेक्युलरिज्म, मतलब यहाँ पे सभी धर्मों को समान तरीके से माना जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई धर्म का वो नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिया बन गया। तो यहाँ पे जो जिन्ना की डिमांड थी, इन्होंने बोला कि भाई इसको मत मानो, ठीक है, और कुछ लोगों ने बोला मानो, तो यहाँ पे भी मतभेद था। फिर कैबिनेट मिशन के थ्रू ही यहाँ पे हमने क्या करा, एक असेंबली बना ली, और 1947 में हमारा क्या हुआ, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया और पाकिस्तान का भी अलग हो गया। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में ही बन गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इधर उधर ध्यान करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और बाकी वैसे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, हम डिटेल में जाएंगे तो भाई हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर आके यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आएगा। भाई यहाँ पे क्या हुआ, असेंबली जो थी वो कब बन गई थी, 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 को तो फर्स्ट मीटिंग भी हो चुकी थी। बट हमारा जो इंडिया है और पाकिस्तान है ये कब हुआ था, ऐसा ये हुआ था भाई, पाकिस्तान का तो 14 को हो गया था अगस्त में, और ये यहाँ पे 15 अगस्त। ठीक है, ये 1947 में हुआ था। तो यहाँ पे ये भी एक एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें भी कि पूरी चीज अभी मैं एक एक एक्ट्स की तरफ लेके चलूंगी आपको, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जब असेंबली बनी, ठीक है, तब तो इसमें मुस्लिम्स लीग जो थी उसने बिल्कुल एक डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं किया था। मीन्स हम बोले यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ पे भाग ही नहीं लिया था, एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टली कुछ लोगों ने लिया था। बाकी फिर जब 1947 में जब हुआ यहाँ पे विभाजन, डिवीजन जो हम डिवाइडेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग भी चले गए थे, तो इसलिए कम मेंबर बच गए थे। तो यहाँ पे एक असेंबली बना दी गई थी कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को आप ड्राफ्ट करो, बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो वो यहाँ से इस डेट से बनना स्टार्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना पूरा टाइम लगा था, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। ठीक है, इतना टाइम जो है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लग गया था। ठीक, अब किसने बनाया कैसे बनाया वो भी हम पढ़ेंगे, पर पहले ये देख लें। फिर यहाँ पे 26 नवंबर, ये सारी डेट नोट कर लेना, वैसे बाकी इसमें पीडीएफ में भी मिलेगी आपको ये डेट्स, तो लिख रखी हैं, पर अभी मैं आपको शॉर्टली समझा रही हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे तो क्या हुआ कि ये बन के जो है एकदम तैयार हो गया, इनेक्टेड हो गया। ठीक है, और ये अप्लाई कब से हुआ था, अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो आज ही पता लगने वाला है कि जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन ही ये अप्लाई हुआ था, मतलब उसी की वजह से ही तो रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, अब आपको पता लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो पूछते हैं ऐसा कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो इसी वजह से तो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना टाइम लगा था यहाँ से, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी, मतलब फर्स्ट बैठक हुई थी, वो कब हुई थी, ठीक है, ये फर्स्ट जो सीटिंग्स का टाइम है वो चीज है। अब हम देखते हैं सारे एक्ट्स को एक बार, फिर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी इसमें। फिर आया इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे जो डायरची सिस्टम है, मतलब जो ड्यूल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें होती हैं, मतलब द्वैध शासन, वो चीज बनाई गई थी पिट्स इंडिया में।
इसमें बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। फिर कंपनी जो है क्या क्या, मैंने अब कंपनी के पास सारी पावर आ गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसके पास सारी पावर आ गई थी। ट्रेड, क्राउन कंट्रोल, पॉलिटिकल, जितने भी अफेयर्स थे वो सारे उनके पास थे। हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं ना कि अंग्रेजों का शासन था, बहुत लोग छुड़ाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है, बहुत सारे लोग मर भी गए इसी वजह से। वो सिर्फ यही ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कारनामे थे। इसके बाद है इंक्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब सारा कंट्रोल उनके पास आ गया हर चीज पे। ट्रेड, क्राउन कंट्रोल, पॉलिटिकल जब यहीं पे ही आ गया तो बचा ही क्या। गवर्नर जनरल के पास मोर पावर्स, गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं वो बहुत बढ़ गई। अब बेटर जो है सुपरविजन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन पर बेहतरीन निगरानी रखी जाने लगी, और यहीं से ही लोग कटने मरने शुरू हो गए थे। स्ट्रेंथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया गया। इसके बाद क्या आया, फिर एक चार्टर एक्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एंडेड कंपनी ट्रेड मोनोपोली, जो यहाँ पे कंपनी का एक ट्रेड मोनोपोली चल रहा था, टी, चाय और चीन व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब जो मोनोपोली होती है भाई, कंपनी ही सब चीजें करेगी फिक्स, वो चीजों को खत्म कर दिया। यहाँ से यहाँ पे एक बढ़िया शुरुआत हुई। फिर अलाउ क्रिश्चियन जो यहाँ पे मिशनरीज थी वो इन इंडिया, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की भी अनुमति मिल गई। अब क्या हुआ, प्रमोट जो है वेस्टर्न एजुकेशन करना लगा, और जो बाकी हमारे वेद ग्रंथ थे उनको फाड़ने जलाने इनमें चलने लग गए। 1 लाख वॉज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए 1 लाख जो है निर्धारित किए गए उस टाइम पे। ब्रिटिश ट्रेडर एंटर इंडिया फ्रीली, ब्रिटिश व्यापारियों को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति मिल गई है। मोनोपोली हटा के यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इसके बाद पार्लियामेंट इंक्रीज कंट्रोल ओवर कंपनी, अब पार्लियामेंट के पास ही कंपनी। ओपन इंडिया टू प्राइवेट ट्रेड, भारत निजी व्यापार के लिए खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो एक चार्टर एक्ट भी बहुत सारे हैं, अभी देखेंगे हम, 2-3 हैं। 1813, उसके बाद है 1833। यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। आप लॉर्ड विलियम बैंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बैंटिक पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के कौन से थे, वॉरेन हेस्टिंग। बाकी नाम वाम मत याद करो, क्योंकि इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये समझने के पर्पज से है। और एग्जाम में आप शॉर्टली लिख सकते हो कि भाई ये सारे एक्ट आए थे। एक्ट का सिर्फ नाम भी लिख सकते हो, डिटेल अगर नहीं देना चाहो, लग रहा है कि नहीं याद हो रही तो छोड़ सकते हो। कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी एंडेड, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां थी उनको खत्म कर दिया अब यहाँ पे। और सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर्स कर दी, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। और यहाँ पे जो लॉ कमीशन है, आप पढ़ेंगे बहुत सारे एक्ट्स जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम बने थे, वहां पे लॉ कमीशन के थ्रू ही सारे एक्ट्स बने थे। जैसे फर्स्ट थर्ड, जैसे थर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा बना था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इस तरीके से पहले क्या थी, जो आईपीसी थी वो भी 1860 की थी। अब क्या आ गया उसकी जगह, बीएनएस। अटेम्प्ट इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में समान अवसर का दिया। ठीक है, और यहाँ पे केंद्र सरकार को सारी शक्तियां सौंप दी गई। फिर चार्टर एक्ट 1853 आ गया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेपरेटेड कर दिया लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को, जो कि आज भी हमारे पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इंक्लूड है। आर्टिकल 50, विधायी और कार्यपालिका, मतलब यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, विधायी और कार्यपालिका कार्य अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस। अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि सिविल सेवा में खुली भर्ती प्रतियोगिताएं शुरू की गई थी 1853 में। और कंपनी का जो रूल था वो क्या कर दिया, एक फिक्स कर दिया गया। इम्प्रूव लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून निर्माण प्रक्रिया होने लग गई, क्योंकि इसी के बाद देखो 1860 में आईपीसी आई, 1872 में क्या आया था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 में ही क्या आया था, इंडियन एविडेंस एक्ट। इस तरीके से फिर मोर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन, विधायी कार्य में अधिक प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, और लास्ट चार्टर एक्ट जो है ये कंपनी की तरफ से पास हुआ, लास्ट था ये।
इसके बाद गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बना 1858। ठीक है, तो ये कंपनी का जो रूल था इसको एंडेड कर दिया यहाँ पे 1857 का विद्रोह, सबने सुना होगा, रिवोल्ट, उसमें कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त हो गया। और पावर जो है ट्रांसफर किसको चली गई, ब्रिटिश क्राउन को, शासन जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। और सेक्रेटरी जो थे वो इंडिया के अपॉइंट किए जाने लगे, भाई जो इंडियन मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, अब वायसराय बना दिया। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया। और यहाँ पे भारत पर सीधे क्राउन का जो है अब डायरेक्टली उससे गवर्न होने लग गया, किससे, क्राउन से। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इंडियन जो यहाँ पे नॉमिनेटेड हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीयों को विधान परिषद में नामित किया गया। इसके बाद यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया चीज ये है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्टेड। भाई यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब अब बांटी जाने लग गई शक्तियों को। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाज गिवन टू वायसराय, वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति मिली। अब यहाँ पे हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रेसिडेंट के पास भी है ये पावर आज भी, और गवर्नर के पास भी है। ये कहाँ है और ये कहाँ है, ये दोनों इस आर्टिकल्स में है। और ठीक है, बिगिनिंग ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन, भारतीय भागीदारी की भी यहाँ से शुरुआत हो गई। इसके बाद एक्ट आता है 1892 का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि बजट डिस्कस किया जाने लगा था, बजट को डिस्कस करना अलाउ हो गया था। और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इंक्रीज, भारतीयों को प्रतिनिधित्व यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम इंट्रोड्यूस, भाई यहाँ पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन लागू किया गया था। और यहाँ पे फिर इसके बाद क्या हुआ था कि रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज, प्रतिनिधित्व और बढ़ गया भारतीयों का, क्योंकि अब जो है अब यहाँ से एक ये हो गया था कि अब हमें जो हमारा इंडिया है वो आज़ाद चाहिए, इस वजह से। ठीक है, एनकरेज कम्युनल, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का आया। यहाँ पे क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस डायरशिप इन प्रोविजंस, मतलब प्रांतों को द्वैध शासन लागू किया। फिर सब्जेक्ट्स को डिवाइडेड किया रिजर्व और ट्रांसफर्ड में, मतलब विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में किया। और यहाँ पे क्या हुआ, केंद्र में द्विसदनीय मंडल, मतलब हम बात करें जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से ये भी बताना चाह रहा है कि द्विसदनीय मंडल चालू किया। और मताधिकार का विस्तार हुआ, मतलब फ्रेंचाइजी जो होती है उसको बताया। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि काफी सारी जो चीजें हैं फ्यूचर के लिए वो भी सेव की गई। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आपको बताया कि भाई ये दोनों इम्पोर्टेंट, एक तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, एक 1773 का रेगुलेशन एक्ट, और एक जो है मॉर्ले मिंटो। ठीक है, ये तीनों। और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, फॉरेन सोर्सेज में भी आता है। मतलब जब आप पढ़ते हो विदेशी, जो कि हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उस टाइम सारी चीजें हमने खुद ने नहीं, दूसरे जो देश थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन से टॉपिक्स लिए, फिर उसको हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग बना के डाला गया। लाइक हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम को, तो वो ब्रिटिशर्स से लिया गया था, जो कि हम बोलते हैं ना राज्यसभा लोकसभा, वो चीज। हम बात करें प्रीएम्बल की लैंग्वेज को, तो वो भी बाहर से ली गई। अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, ये सभी चीजें बाहर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिए गए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक लिखा आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरो बैग है, मतलब उधार का थैला भी है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले बड़ा संवैधानिक अधिनियम था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोविजनल ऑटोमैनी वाज इंट्रोड्यूस, प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। फेडरल सिस्टम हुआ, यहाँ पे संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव हुआ। ठीक है, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई गई, आज भी हम पढ़ते हैं इस लिस्ट को। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की 12 जो है यहाँ पे पढ़ोगे आप स्केड्यूल, मतलब अनुसूचियां, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे 7th स्केड्यूल जो है उसमें बता रखा है यूनियन स्टेट कनकरेंट।
ठीक है, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल कोर्ट वोड एस्टेब्लिश, संघीय न्यायालय स्थापित स्थापित हुए। गवर्नर जो है, राज्यपाल के जो पद हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। बेसिक जो मैनी प्रोविजंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहीं से ही लिए गए हैं। जो इस एक्ट में आया था ना, बेसिक सारे वहीं से ही लिए गए हैं। कैबिनेट मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में ये तो बहुत जरूरी है। आप अगर मान लो आपसे पूछते हैं विशेषता वगैरह, तो आप जब लिखोगे इसका इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको भाई 1773 और वो मोर्ले मिंटो, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और ये 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, और ये तो बहुत जरूरी है ब्रीफली बताना। सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया। पर्पस क्या था यहाँ पे? संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव। सजेस्टेड क्या था? फेडरल स्ट्रक्चर हो, साथ ही में रिजेक्टेड पार्टीशन इनिशियली, प्रारंभ में विभाजन का यहाँ पे विरोध हुआ था बहुत। जैसा कि मैंने बताया था, इंडिया पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, काफी था। बट जो जिन्ना थे और भी जो हमारे बड़े जितने भी लोग थे इसमें, ठीक है, वो सभी क्या करने लगे कि कुछ लोग उनके समर्थन में थे, कुछ लोग नहीं थे। फ्रेम प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई। ठीक है, हेल्प इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए, इंडिया को किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। स्वतंत्रता से पहले जितने भी मेजर स्टेप्स थे वो सारे लिए गए, क्योंकि 1946 में तो आ गया था, और 1947 में हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया था। ये इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है वो चीज है जो कि यहाँ पे बता रखा है कि 15 अगस्त को हो गया था। और यहाँ पे दो डोमिनियन बने, जिसमें एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश रूल थे उनका एंडेड हो गया, मतलब खत्म हो गए। अब हमें हमारे ऊपर अंग्रेजों का कोई राज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकम सॉवरेन, मतलब संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु हो गई, मतलब अब हमारे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉस्ट अथॉरिटी ओवर इंडिया, भारत पर ब्रिटिश संसद का अधिकार भी खत्म हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे वो किस में चेंज हो गए? यहाँ पे स्टेट्स में आ गए। और यहाँ पे इट पेव द वे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए भारतीय संविधान लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये लास्ट एक्ट था। अब इसके बाद, इससे पहले ही बन गई थी खैर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो चीज पढ़ते हैं अब हम असेंबली को। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। असेंबली मतलब सभा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। तो यहाँ पे इट वाज कॉन्स्टिट्यूट अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसका गठन कब किया गया? जब कैबिनेट मिशन योजना आई तब। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई? अब ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि यहाँ पे ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आज याद कर लोगे तो आप, अगर आपको एडवोकेट बनना हो, जुडिशरी में जाना हो, पॉलिटिकल पार्टी में जाना हो, ये चीज पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन आया क्यों। वो तो चीज मैंने बता दी सारी। अब ये भी तो डेट्स भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या लिखोगे फिर आप, वो चीज। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, भाई यहाँ पे 9 दिसंबर को ये जो है आई थी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, मतलब इसको कब जो है रेडी कर दिया गया एक तरीके से, वो चीज है। अब है यहाँ पे इट केम इनटू फोर्स, मतलब अप्लाई कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब असेंबली जो है, द असेंबली बिकम प्रोविजनल पार्लियामेंट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा अस्थायी संसद बन गई। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, इसने लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी। तो ये तीनों डेट्स आपको पता होनी चाहिए। ऊपर से आपको ये भी पता होना चाहिए कितना टाइम लगा बनने में। अब यहाँ पे देखो की डेट्स, ये सारी डेट्स हैं। ये डेट्स जो है ऐसे कि ऐसे आपके पास नोट होनी चाहिए। तो ये 9 दिसंबर वाली अभी हमने पढ़ी थी। अब 11 दिसंबर को क्या हुआ था? यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इलेक्टेड हुए थे। क्या? यहाँ पे देखो, ये चीज समझना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये। अब आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि भैया ठीक है मैं समझ गया, डेट्स वगैरह सब समझ गया मैडम, पर मेरे को ये तो बताओ कि बना रहा कौन था, कौन कॉन्स्टिट्यूशन को रन कर रहा था, लिख कौन रहा था, कैसी क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ये कौन सब चीज कर रहा था। तो देखो, पहले हम बात करेंगे कि जितनी भी चीजें ऐड हैं
उसमें से कम 60 ऐसे कुछ 60 या 65 मतलब कोई काउंटेबल नहीं है ऐसे कितने हैं, बहुत सारे, बट 60 का एक एवरेज लिया जाता है कि 60 ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर हम बात करें ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अदर जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, अदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब दूसरी चीज, एक चीज हमें समझ में आ गई, अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या था यहाँ पे कि जितने भी मेंबर्स थे, तो जैसा मैंने बताया कि मुस्लिम लीग ने तो भाई सही ढंग से पार्टिसिपेट किया ही नहीं, एक तरीके से नहीं किया था। ठीक है, बाकी कुछ लोग थे पर फिर वो जब डिवाइडेड हुआ 1947 में वो सब पाकिस्तान चले गए, तो वो यहाँ पे पूरी प्रेजेंट नहीं रह पाए थे। अब बहुत सारे लोग थे, तो उसमें से देखो सबसे मेन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, ये क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी ये प्रेसिडेंट थे जिनकी देख रेख में ये सब हो रहा था। फिर दूसरे टेम्परेरी कौन थे, मतलब अस्थायी रूप से भी तो होंगे कोई, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट किया था, तो उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, ये तीनों मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ऐसे ही लिख लें, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। और थर्ड पॉइंट क्या है फिर हमारे पास, कि जब ये बन के रेडी हो गया, उसके बाद जैसे आज इलेक्शंस होते हैं हमारे पीएम सीएम, ठीक है, और जो कि मैं बात करूं आपको कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सभी इलेक्शन प्रोसेस, ये सभी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो डेट्स। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे वो समझ में आ गया होगा। अब 13 दिसंबर को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, मतलब बन के पूरा रेडी हो चुका था। और 24 जनवरी 1950 को मेंबर साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन पर सभी सदस्यों ने साइन किए थे कि भैया हम लोगों ने फुली जो है पार्टिसिपेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू फोर्स, संविधान लागू हो गया। और इसके बाद संविधान सभा जो है अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने लगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अच्छे से समझाने लगी, क्योंकि सबको समझ में भी तो आना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब स्ट्रक्चर फैक्ट देखो, देखो जब तक हिस्ट्री नहीं समझोगे ना किसी की भी, किसी भी सब्जेक्ट हो किसी की भी, तो वो सब्जेक्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब डायरेक्ट मैं आपको फर्स्ट आर्टिकल पढ़ाने लग जाती, ठीक है, तो आप पहले पूछ, अरे ये आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, समझ में ही नहीं आया, क्यों आया, क्या जरूरत पड़ रही थी बनाने की, वो चीज आपको समझाने की जरूरत है। अब स्ट्रक्चर एंड फैक्ट्स देखो, इनिशियली तो असेंबली जो है उसमें कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, जितनी भी चीजें हो रही हैं जैसे सीएम है पीएम है, जो भी काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से हटके हम कुछ काम नहीं कर सकते, वो चीज। ठीक है, संविधान सभा में कितने थे, 389 मेंबर्स थे। अब पार्टीशन हो गया तो 299 ही बच गए, क्योंकि बाकी लोग तो पाकिस्तान चले गए। इट वर्क फ्रॉम 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनाने के लिए। टोटल ऑफ 11 सेशंस वर हेल्ड, कुल 11 अधिवेशन जो है यहाँ पे आयोजित किए गए थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म इन 29 अगस्त 1947। अब जो प्रारूप समिति थी, जो कि बताया था ना मैंने आपको, ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर थे, 29 अगस्त 1947 को बना। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर किया फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भैया अब जो है इसको फाइनली बना देते हैं वो चीज। कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिबेटेड क्लॉज बाय क्लॉज बिफोर एडॉप्शन, संविधान को अपनाने से पहले प्रत्येक अनुच्छेद पर अच्छे से विस्तृत बिल्कुल डिस्कस होकर उसको ऐड किया गया।
अब देखो एक चीज देखना, यहाँ पे बहुत सारी जो है कमेटी बनी, मतलब समितियां बनी थी। अब देखो वो क्यों बनी थी, बाकी समितियों को ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बाकी ड्राफ्ट जो कमेटी है उसका मैंने बता ही दिया। अब देखो, जैसे ये आपका घर है, ठीक है, अब आपके यहाँ पे क्या है, कोई शादी है, तो सिर्फ आपके मम्मी पापा ही अकेले सारे काम कर लेते हैं? कर लेते हैं क्या, आप खुद सोचो, कर लेते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना काम कैसे करेंगे, या फिर आप ही अकेले कर लोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, हमें क्या होता है यहाँ पे, अगर हम कहीं जा रहे, मतलब हम कहीं जो है बना रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें शादी करनी है, तो उसका मैनेज हॉल के लिए, उस मैनेज हॉल वाले के लिए बनाना होगा, ठीक है, फिर और आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनको काम दे दोगे आप, तो भाई थोड़ा तुम करना, थोड़ा तुम करना, तो मतलब इस तरीके से आप अपना काम काम जो है छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड कर देते हो, कि भाई तू ये काम कर ले, तू ये कर ले, मैं ये कर लेता हूँ। इस तरीके से तो हमारे काम होते हैं, घर के भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जब ये तो पूरा देश संभालने की बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइडेशन हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, BN राव हैं, बात करें यहाँ पे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, BR अम्बेडकर थे, इन लोगों ने अपने अपने काम के ले लिए, और कुछ कुछ जो सदस्य हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में 8 मेंबर्स हैं, और में अलग अलग मेंबर थे, किसी में 6 थे, किसी में 2 थे, इस तरीके से, तो इन्होंने अपना अपना काम बांट लिया। तो ये यहाँ पे वही बता रहा है, वो कमेटी जो वर्ड है ना, उसका मतलब समझाया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखें इंपॉर्टेंट पर्सन्स कौन कौन थे, वो भी देख लो। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के पिता भी कहा जाता है इनको, अध्यक्ष भी थे, और जनक भी कहलाते हैं, एक तरीके से पिता, जो भी आप समझे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और बाद में हमारे फर्स्ट भी बने प्रेसिडेंट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, मतलब अस्थायी रूप से। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मूव द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशंस, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फिर है यहाँ पे जो BN राव है, ठीक है, उनके बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, इनिशियली ड्राफ्ट फ्रेमवर्क इन्होंने ही किया था। संवैधानिक सलाहकार, जिन्होंने प्रारंभिक जो ड्राफ्ट था, ठीक है, वो तैयार किया था। ड्राफ्ट क्या होता है, एक कच्चा काम, कि भाई ये जो है ड्राफ्ट है, अब चेक कर लो कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने कमेटी के फंडामेंटल राइट और प्रोविजनल जितनी भी चीजें थी उनको बताया था, प्रोविजनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको। और लीडर प्ले, जो कि यहाँ पे वाइटल रोल इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इन नेताओं ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाकी जो मेंबर्स थे वो मैंने बताया भी, 389 मेंबर थे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा कैसे कार्य करती थी। सबसे पहले इन्होंने संविधान की विभिन्न समितियों के माध्यम, जैसे मैंने बताया, अपने काम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, भाई तू ये कर ले, भैया तू ये कर ले। इसी तरीके से यहाँ भी इन्होंने क्या किया कि भैया आप जो है ये कर लीजिए। कुछ जो लोग हैं ड्राफ्ट तैयार करने लग गए, कुछ जो लोग हैं उसके फंडामेंटल राइट पे वर्क करने लग गए, कुछ जो हैं और बाकी जितने भी काम थे उसके अंदर वो सब करने लग गए। डिफरेंट कमेटी जो है डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए बनाई गई, और मेजर कमेटी क्या थी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, फंडामेंटल राइट कमेटी और यूनियन पावर कमेटी, जो कि BR अम्बेडकर के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, और BN राव के पास थी। ईच कमेटी प्रिपेयर रिपोर्ट रिकमेंडेशन, प्रत्येक समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती, फिर प्रेसिडेंट को चेक कराती। प्रेसिडेंट क्या करते, उस पर बताते कि भाई ये चीजें चेक करो, फिर उस पर डिस्कस होता, और लास्ट में उसको फाइनल कर दिया जाता। एवरी आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस हुआ, मेंबर जो है डिबेट किए हर चीज पे, कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अमेंडमेंट के लिए भी सजेस्ट किया। डिसीजन वर टेकन थ्रू वोटिंग व्हेन एवर नेसेसरी, आवश्यकता होने पर। भाई अब सोचो, यहाँ पे मैं फंडामेंटल राइट में ये कहना चाहती हूँ कि सभी को प्रॉपर्टी दो। अब 5 मेंबर तो बोल रहे हैं कि नहीं, फिर 2 मेंबर कह रहे हैं, आधे तो कह रहे हैं हाँ होनी चाहिए, आधे कह रहे हैं नहीं, और 6 कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये तो बहुत मतभेद हो गया। तो इस टाइम क्या होता था, वोटिंग होती थी, कि सबसे ज्यादा किसको वोट आते हैं किस निर्णय पे, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई की जाएगी।
दिस प्रोसेस एंश्योर ए डेमोक्रेटिक एंड वेल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रक्रिया से ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना अच्छा बना, सबसे लेंदी है एक तो, और रिटर्न में है। ठीक है, ये हमारी जो है विशेषता है सभी देशों से हटके। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स रहे या फिर क्लासेस के बारे में मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे वो सब के बारे में। बाकी अब आगे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, ठीक है, वो सारी पेड रहेंगी। ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी, तो उसमें आपको कंप्लीट जो भी आपका सिलेबस अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा करवाया जाएगा। थैंक यू।